एनआरआई कोटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटा है उन सब कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो स्कोर है वो लोअर साइड पर रह जाता है, क्योंकि लोअर साइड पर जैसे ही आपका स्कोर जाता है तो आपका जो बजट है वो हायर एंड पर चला जाता है और उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। बट जैसे ही आपका एनआरआई कोटा एक्टिवेट होता है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और ऑप्शंस ऐड ऑन हो जाते हैं एट द सेम बजट, मतलब खर्चा उतना ही हो रहा होता है बट आपके जो ऑप्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, आपको और बेटर ऑप्शंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही पैसे घर के पास का कॉलेज या बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिलता है और बहुत केसेस में आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी बनकर आते हैं। तो एनआरआई कोटा के बारे में हर एक के पास जानकारी है बट अधूरी जानकारी, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो हर साल बच्चों की एडमिशन्स खराब हो जाती हैं। और वो एक रीजन है कि जिसके पास एक अच्छा कंसल्टेंट होता है वो उसकी उन कमियों को दूर करता है और बेटर कॉलेज में आपको लैंड करवा देता है। नमस्कार, मैं विशालकांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्यों बहुत सारे बच्चों की एनआरआई एडमिशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि आप समझिए कि एनआरआई कोटा आपने लगा तो दिया बट उसकी वेरिफिकेशन आपके एडमिशन के बाद होती है। सोचिए, आपको बहुत सारे बच्चे जो जनरली होता ही है कि एनआरआई कोटा में अप्लाई किया, एडमिशन अलॉट हो गई, अब वो कॉलेज गए, कॉलेज जाकर वहां पर उनकी एडमिशन कैंसिल होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। ऑन द स्पॉट कॉलेज कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट करता भी नहीं है। अगर आप उन्हें कहोगे कि भाई कमी क्या हो, कहेंगे वेबसाइट पे जाकर देख लो। जनरली यही आंसर वहां पर रहता है। और उस टाइम पर जो पेरेंट पहले बहुत स्मार्टली ये सोच रहा था कि भाई मेरे पास तो सारी नॉलेज है, मैंने इंटरनेट से सब कुछ उठा लिया, प्रोस्पेक्टस से सब कुछ देख लिया, कंसल्टेंट की क्या जरूरत है ना, वाई टू पे अ बिग अमाउंट टू अ कंसल्टेंट फॉर दिस। उस टाइम पर वही पेरेंट आपको कॉल करता है और वो कहता है कि भाई मैं आपको मतलब 10 टाइम्स ऑफ योर फीस पे करने को रेडी हूँ बट मेरी आज यहाँ पर एडमिशन करवा दो। तो आप समझिए कि कोई जुगाड़बाजी तो होती नहीं है ना, एवरीथिंग विल गो बाय अ प्रोसेस। तो आप उस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकते और आप एक बार एनआरआई से रिजेक्ट हो गए तो आपका वो कोटा ही खत्म हो गया। तो आप समझिए कि बहुत सोच समझ के, हिट एंड ट्रायल गेम नहीं है कि भाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो समझिए कि एक तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं आपके, प्लस ईयर लॉस हो रहा है, बच्चे को एक ट्रॉमा सहन करना पड़ रहा है। वो सिचुएशन बड़ी ऑड होती है जब कॉलेज पहुंचो और बाद में जब पता चले कि नहीं आपकी एडमिशन रिजेक्ट, आपकी एडमिशन नहीं होगी, जाओ। तो ये चीज़ों को पहले से प्लान कर कर चलना है आपको। एनआरआई कोटा के अंदर अगर आप एडमिशन सोच रहे हैं तो अब तो बहुत कम टाइम रह गया, पहले तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था, महीने का टाइम मिल जाता था, अब तो उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो आज से ही अपनी वर्किंग शुरू करिए ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट सही ढंग से मैनेज कर पाए। और अगर आपका एनआरआई कोटा नहीं बन रहा तो एटलीस्ट हम आपको बता देंगे कि यार आपका एनआरआई नहीं बन रहा, आप फजूल में इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कोई बेटर ऑप्शंस के लिए कहीं पर जाइए। और ये भी जरूरी नहीं है कि एनआरआई कोटा लगा लिया तो एनआरआई से ही एडमिशन लेनी है, ये भी देखेंगे कि भाई क्या कहीं पे और विदाउट एनआरआई लगाकर भी बेटर एडमिशन मिल जाती है। तो उन सब चीजों को मैनेज करके चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एनआरआई में बेसिकली आता कौन कौन है। पहले तो जो बच्चे खुद एनआरआई हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, जिनके माता पिता एनआरआई हैं वो भी आएंगे ही आएंगे। देन उसके बाद पैटर्नल साइड से कुछ रिलेशंस हैं जो आते हैं इसके अंदर पैटर्नल साइड से, जैसे कि आपके दादा दादी, आपके चाचा ताया बुआ, ये सारे लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्लस इनके बच्चे यानी कि आपके रियल कजन्स जो पैटर्नल साइड से। देन मैटर्नल साइड से आ जाते हैं आपके नाना नानी, मामा मासी, है ना, या इनके बच्चे। तो बेसिकली आपके वहाँ वाले जो मैटर्नल साइड के कजन्स हैं या वो जो भी हमने आपको मैटर्नल साइड का रिलेशन बताया था वो लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। सिर्फ यही लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्लस आपके रियल भाई बहन भी। तो सिर्फ यही लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके बाद का कोई कजन, मतलब मान लो पापा का कजन है, मम्मी का कजन है, पापा का दोस्त है या कहीं का कोई दूर का दोस्त है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे किसी झमेले में पड़ना भी मत कि भाई वो वहां पर हमें स्पॉन्सर कर देंगे जी, कोई हमें कह रहा है चल जाएगा, हमारे तो कॉलेज में बात हो गई। कॉलेज कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। आप पहले समझिए कि भाई आप किसी कॉलेज में जाके डायरेक्ट कहेंगे, कहीं नहीं, नहीं सर देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो मिल जाएगी, नहीं डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो कॉलेज कभी भी इन हरकतों में नहीं पड़ता। कॉलेज का बहुत, जब कॉलेज खुलता है वो कई 100 करोड़ 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाला कॉलेज होता है, तो वो 2 4 5 लाख रुपए के लिए ऐसी हरकतें नहीं करता। तो जनरली आपको कंसल्टेंट ही फंसाता है उन चीज़ों में। तो उन चीज़ों से आपने बचना है। तो ये रिलेशंस हैं जो
आते हैं। देन सेकंड मिस्टेक जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, उन्हें लगता है यार कि हमने तो एम्बेसी का सर्टिफिकेट ले लिया तो बस दैट इज सफिशिएंट, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। तो आप समझिए कि जो एम्बेसी का सर्टिफिकेट है वो अकेला आपके एडमिशन नहीं करवाने वाला है। वहाँ पर जो एम्बेसी से आप सर्टिफिकेट लेते हैं उसकी लैंग्वेज क्या है वो देखनी होगी, उसकी वैलिडिटी क्या है वो देखनी होगी, प्लस कई बार एम्बेसी से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, नहीं होगा हमारे पास तो हमारी वैसी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। और एम्बेसी से आप बार बार नहीं तैयार करवा सकते, टाइम लगता है, जो डॉक्यूमेंट आप वहां से लेते हैं वो आपके पास फिजिकली आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये चीजें इन एडवांस प्लानिंग करनी है, प्लस उसकी वैलिडिटी क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी से मिलेगा उसकी एक वैलिडिटी होगी। तो उन सब चीजों को आपने देख कर चलना है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट वहां सर आ गया, उससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको प्रॉपर उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए, प्लस जो ले रहे हो डॉक्यूमेंट वो करेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद फैमिली ट्री एंड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, तो हम वो बनवा लेते हैं। अब वो किससे बनवाना है, क्या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, प्लस कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक फैमिली ट्री जैसे हमने यूज कर लिया एक स्टेट में, दूसरी स्टेट ने शायद अपना अलग फॉर्मेट दिया हो, या दूसरी स्टेट ने शायद एक अलग से डॉक्यूमेंट भी दिया हो कि नहीं फैमिली ट्री के साथ ये भी साइन करवा के लेके आओ, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो फैमिली ट्री कैसे बना है, वहां पे रिलेशनशिप प्रॉपर स्टैब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा, तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्लस उसके साथ के और कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि ये फैमिली ट्री ठीक है, तो इन सब चीजों को आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देन जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है आपका, कि भाई आप दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हो एक दूसरे से, है ना, वो आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है प्रॉपर, उन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि वो प्रॉपर बना भी हुआ है या नहीं बना हुआ, लैंग्वेज ठीक है या नहीं ठीक है, जो अथॉरिटी से बनवा रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है, वो इंडिया की अथॉरिटी से तैयार होगा या फॉरेन कंट्री की अथॉरिटी से तैयार होगा, और या दोनों से कंबाइन तैयार होगा, और किस किस के साइन उसमें लगेंगे, क्या क्या उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो हमारे पास होने चाहिए। तो जनरली पेरेंट्स के पास एक एक ही होता है, वो पूरा कंप्लीट होता ही नहीं। मेरे पास हर साल लाइक मैंने जैसे तय किया एनआरआई की, हम ज़्यादा एडमिशन्स करते नहीं, हम 10-12 एडमिशन्स ही करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आपको एनआरआई की देखने को मिलेंगी। तो वो 10-12 एडमिशन्स करते हैं, और वो जो 10-12 पेरेंट्स होते हैं वो हर साल हमें कहते हैं अरे सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं सर, भगवान करे आपके पूरे ही हो, बट जब वो हमसे मिलते हैं तो वो हैरान हो जाता है, अरे सर ये तो इनकम्प्लीट है डॉक्यूमेंट्स, तो अभी क्या करें। तो जो पेरेंट्स तो टाइमली जुड़े होते हैं उनके पास तो बहुत टाइम होता है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। जो थोड़ा लेट जुड़े होते हैं उनको वरीड होते हैं, वो तेज तेज करते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं भगवान की दया से, बट कई बार बिल्कुल एंड पॉइंट पे आकर होती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है उनके वो पोजीशन। तो वो सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखकर चलना है। देन स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोगों के पास होता है, बहुत सारे लोगों के पास होता ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई हमने एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट लिए तो लिया एम्बेसी से, अब क्या करना है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में क्या क्या डालना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या उसके साथ प्रूफ लगाने हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हर स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकता है अलग लैंग्वेज चले वहाँ पर, हर स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकता है शायद अलग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे वहाँ पर, तो उसका हमें ध्यान रखना है वहाँ पर। तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट प्लस बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके कुछ बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो हमें प्रॉपर रेडी होने चाहिए। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नहीं ना कि स्पॉन्सर कर दिया भाई, क्या तुम वैलिड भी हो उसको स्पॉन्सर करने के लिए, इतनी फीस है क्या तुम पे कर दोगे। पे बेशक पेरेंट्स कर रहे हैं, पहले साल स्पॉन्सर करता है उसके बाद पेरेंट्स करते हैं, बट एक बार डॉक्यूमेंट्स का तो पार्ट है वो। प्लस हम ये भी इंश्योर करते हैं कई बार लाइक जैसे जो पैसे हैं वो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं कि मतलब हमसे जुड़े नहीं जुड़े, एक एडवाइस होती है, डिस्कशंस होती हैं, तो उस डिस्कशंस में वो हमसे बताते हैं कि सर मैंने कहा कि सर आप पेमेंट कैसे करोगे वहाँ से, तो हो जाएगी पेमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ईजी है ना, बाहर से कर देंगे, ये कर देंगे, पेमेंट के लिए मिलता है एक दिन है, तो 50% पेमेंट ऑनलाइन करनी होती है। उसका सिस्टम ही नहीं बना होता उनके पास, छुट्टी होगी जी सर वहाँ पे तो जी वो छुट्टी है जी, आज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं आज नहीं कर पाएंगे, आज एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों की प्लानिंग है सर, जो पहले से आपको करके रखनी है, तभी आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर एडमिशन्स पर लेकर जा पाएंगे। बैंकिंग की सारी फॉर्मेलिटीज को पहले से ही कंप्लीट करके रखिए, है ना, एंड वक्त पर आपको टाइम नहीं मिलेगा, एक एक दिन का टाइम होता है वहां पर। अब तो काउंसलिंग चलेगी इतनी फास्ट स्पीड से, मतलब पहले अगर 2 दिन दे भी देते थे, अब उसको अपनी काउंसलिंग जो सेशन है टाइमली शुरू करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कम हो जाएगा।
देन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादातर वही हैं कैंडिडेट्स जो लाइक नीट के फॉर्म में तो उन्होंने अपना नॉर्मल नॉन एनआरआई भरा हुआ है, बट अब वो एनआरआई के लिए जा रहे हैं, तो एनआरआई कन्वर्जन होगा। तो वो एनआरआई कन्वर्जन कब करना है उसका ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस हम एनआरआई भर देंगे हमारा एनआरआई हो जाएगा। नहीं, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो एनआरआई कैंडिडेट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा भी कई बार चला जाता है और लॉस भी होता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अब जैसे मान के चलिए कि हरियाणा है, हरियाणा लगभग $40,000 पहले साल लेता है। $40,000 पहले साल लेता है, तो लगभग $20,000 उसने पहले लेने आपसे। तो 20,000 यूएसडी उसने आपसे पहले लेने, लगभग 25 लाख रुपए के आसपास हो गया, आपका 22 लाख रुपए के 20-22 लाख रुपए के आसपास हो गए। ये पैसा एक सिंगल शॉट में जाना है। आपने पैसे पे कर दिए, आप पैसे पे करके कॉलेज गए, रिपोर्टिंग कर दी, उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट्स कर दो वापस। वो पैसा वापस तो आ जाएगा आपका जो 20-22 लाख रुपए, बट आएगा बहुत टाइम बाद, तो पता नहीं कब आए, 1 साल बाद आए शायद। तो वहां पर आपने अपना फाइनेंशियल लॉस किया। तो पहले से ही सारी चीजें इंश्योर करिए और इन मिस्टेक्स को कोशिश करिए कि ना हो। और इसके लिए अगेन मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा कि आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर होना चाहिए। कई बार हम कोई ऐसे सस्ता काउंसलर कर लेते हैं या कोई इनएक्सपीरियंस्ड बंदा कर लेते हैं, वो कम पैसे लेता है, बहुत सारे लोगों को एनरोल कर लेता है अपने साथ, सर्विस ही नहीं दे पाता है एंड में आपको। तो द राइट एडमिशन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उठाने हैं, लगभग 10 से 12, और जैसे ही वो हमारे 10 से 12 पूरे हो जाते हैं, हम उसके बाद बंद कर देते हैं एनआरआई के एडमिशन्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सारा प्रोसेस हम हैंडल करें, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एडमिशन तक का आपको फुल सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच।